वो मेरी काफ़ी वफादार रही है, तो मैं चाहती थी कि किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी हो जाए। तो फिर कोई लड़का मिला? नहीं, फिलहाल तो तलाश कर रही हूँ मैं। अच्छा, अगर तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल जाए तो मुझे बता देना। कैसा लड़का चाहिए? जिसकी परमानेंट नौकरी हो, जिसका घर हो, जो पढ़ा लिखा हो, इतना काफ़ी है। ठीक है, कोई ना कोई लड़का तो मिल ही जाएगा। लेकिन ज़्यादा परेशान मत होना, तुम्हें अपनी परेशानियां हैं। नहीं श्वेताना, मेरी परेशानियां आगे से कुछ कम हो गई हैं जब से ये कैसेट मेरे हाथ में आया है। तुम इस कैसेट का क्या कर रहे हो लेनिन? कुछ नहीं, फिलहाल तो रंजना देवी को इसकी इत्तला दी है। घबरा गई बेचारी, उसके चेहरे का गुरूर एकदम गायब हो गया। अब मैं बीच में कभी कभी फोन पर उसको धमकाता रहता हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि उसके बेटे करण ने जो मुझ पर केस दायर किया है वो उसे वापस लेने के लिए उस पर दबाव डालेगी। लेनिन, मुझे अक्सर घबराहट होती है तुम्हारे तेवर देखकर। हर कदम फूंक फूंक कर रखना लेनिन। देखो श्वेतलाना, ये जो जंग होती है ना, इसके दो दौर होते हैं। पहले दौर में धूल उड़ती हुई दिखाई देती है, घोड़े की टापें और तलवारों की झंझनाहट सुनाई देती है, और ये तुम देख चुकी हो। और जो दूसरा दौर होता है उसमें हवा का रंग लाल हो जाता है और सिर कलम होते सिरों की चीखों पुकार सुनाई देती है। और हमारी जंग का दूसरा दौर शुरू होने वाला है श्वेतलाना। आज तो तेरी जिद में आकर बाहर आ गई, पर दोबारा तुमसे मिलने बाहर नहीं आऊंगी। मन में भावे मुंडी हिलाओ। क्या बोला? इसका मतलब ये है कि मन कहता है हाँ हाँ और मुंह कहता है ना ना। सुनो, ये औरत लोग इतना नाटक क्यों करती है? जो मन कहता है उसे करती और कहती क्यों नहीं? अगर हम औरतें अपने मन की करने लगे ना, तो तुम मर्दों को दुम दबाकर भागना पड़ेगा। हाँ। जिस दिन इस दुनिया की बागडोर औरतें अपने हाथ लेगी, सारे मर्द समुद्र में डुबकी लगाएंगे। बाप रे बाप, तुझे थोड़ा बोलने का मौका कैसे दिया? तूने तो भाषण देना शुरू कर दिया पूरा। क्यों? तीर की तरह लग गई ना बात? असल नाटकबाज तो तुम मर्द लोग होते हो। तुम्हारे फलसफे अपनी बीवी, बहन और बेटियों के लिए अलग और दूसरी औरतों के लिए अलग होते हैं। सविता, क्या मैंने कभी भी तुझे अपनी बीवी से कम समझा है? अगर यही बात तुम्हारी बीवी किसी पराये मर्द से कहे कि क्या मैंने तुम्हें अपने पति से कभी कम समझा है, तो चुप कर सुनीता, चबड़ चबड़ की जा रही है। सामान कैंची की तरह चलती है। मूड खराब कर दिया तुमने मेरा, मैं बता दे रहा हूँ तुझे। और मैं भी बता देती हूँ, अगर मूड ठीक रखना हो ना तो कभी मुझे बाहर मत बुलाना। तू ये बता, तू चाहती क्या है? तू मुझे घर में आने नहीं देती है, बाहर आने से इनकार करती है। तेरा इरादा क्या है? मैं शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ना कि मैं तेरे से शादी करूंगा, थोड़ी सी मेरी हालत सुधर जाए उसके बाद में मैं करूंगा। इसमें इतना हुज्जत मचाने की क्या है? मैं तुमसे नहीं, किसी और से शादी करना चाहती हूँ, अपना घर बसाना चाहती हूँ। तुम मेरे को छोड़ के किसी और के साथ? तुम्हारा होना तो ना होने के बराबर है। सुनीता, तू ऐसे सोच कैसे सकती है? सुनीता, कैसे सोच सकती है तू ऐसे? मैंने ऐसा सोचा नहीं है, मैंने ये तय कर लिया है। मैंने तो तेरे से वादा किया सुनीता, मैं तेरे साथ शादी बनाऊंगा, तेरे वादा किया। तू किसी मंदिर में जाके मेरी मांग भर देगा तो क्या मैं तेरी बीवी बन जाऊंगी?
और वो गांव में जो तेरी बीवी है, जो तेरे बच्चों की माँ है, उसकी बराबरी मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी औरत नहीं कर सकती। चाहे तू 7 फेरों की जगह 14 फेरे क्यों ना ले। शादी हुई नहीं, पति मिला नहीं है, तूने अभी से करवा चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया। वाह, मांग भरने से पहले तू पतिव्रता हो। चल अच्छा है, तेरा घर बस जाएगा तो मुझे भी थोड़ा सा इत्मीनान हो जाएगा। अपनी जिंदगी तो ऐसे समंदर में गोते खाती रहेगी। अपनी शादी में मुझे बुलाएगी ना, मैं दुआ करूंगा तू अच्छा लड़का। सिर्फ जबान से नहीं, दिल से दुआ करोगे तो जरूर बुलाऊंगी। हाँ, चल रहा है यार। आप सुनाइए, आपका कामकाज कैसा चल रहा है? नमस्ते, ऋषभ है? हाँ जी। मैं तुझे बाद में फोन करूँ। चाचा जी आप यहाँ? आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता। आइए बैठिए। क्या करें ऋषभ, भले मैं बाहर कुछ भी हूँ लेकिन बेटी का बाप तो हूँ। अब उसकी शादी का कार्ड देने तो मुझे खुद ही आना पड़ेगा। ये लो। थैंक यू। वैसे चाचा जी, ऋतु की शादी को लेकर काफी भागदौड़ होगी है ना, इसलिए इस दरमियान ऑफिस के लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाते होंगे आप। ऐसी बात नहीं है, ऑफिस को पूरा वक्त दे रहा हूँ। रियली? तो और सुनाइए, आजकल मल्होत्रा इंडस्ट्री के क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। धीरे धीरे सब संभलता जा रहा है। किसके हाथों में संभलता जा रहा है? किसके हाथों में संभलता जा रहा है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मल्होत्रा इंडस्ट्री के सर पर तो आजकल आपका हाथ है, तो आप जैसा चाहेंगे वैसा ही संभलेगा। नाइस वॉच चाचा जी। इससे पहले आपकी कलाई पे ये घड़ी कभी नहीं देखी नहीं है क्या? बेटे, ये वो करण है ना, ये उसे जबरदस्ती मेरे हाथ पे बांध दी। वैसी अपने हाथ संभाल कर रखिएगा चाचा जी, कहीं एक दिन जबरदस्ती करण आपके हाथ काट कर ना ले जाए। बेटे, कुछ कहने से पहले एक बार सोच लिया कर। बहुत सोचने समझने के बाद ही मैं ये कह रहा हूं। और ये साबित कर रहे हो कि तुम्हारा दिमाग हमेशा उल्टा ही सोचता है। और आप क्या साबित कर रहे हैं चाचा जी? करण ने आपको तोहफे में घड़ी क्या दे दी? आप तो उसी के बन करेंगे। उसके पब्लिकेशन हाउस के आइडिया को बिना सोचे समझे मंजूरी दे दी आपने। बेटे, तुम करण से नफरत करते हो ये जाहिर है, और इसी वजह से तुम ना ही सीधा सोच सकते हो और ना ही कुछ सीधा कह सकते हो। चलिए ठीक है, तो किसी सीधे समझने वाले इंसान को बुलाते हैं और मल्होत्रा इंडस्ट्री जो पब्लिकेशन हाउस खोलने जा रहा है उसके बारे में उसके विचार पूछते हैं। बड़े धीरे से प्यार से स्टूपिड कहकर निकल जाएगा। तुम करण से जलते हो, यह तुम्हारी जलन का नतीजा है ऋषभ। सभी उसके काम को तुमसे ज्यादा पसंद करते हैं, यह तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि उसके ये पब्लिकेशन हाउस का आइडिया बड़ा नायाब, बड़ा उम्दा, बड़ा कमाल का? इज दैट व्हाट यू सेइंग? डेफिनेटली ऋषभ। ओह कम ऑन। देखो ऋषभ, अगर किसी भी बिजनेस से हमें जरा सा भी फायदा हो सकता है, वो हमारे मतलब का बिजनेस है। किसके फायदे की बात कर रहे हैं आप? और किसका क्या मतलब निकलता है मल्होत्रा इंडस्ट्री से? क्या इतना भी समझते हैं आप? शायद नहीं चाचा जी, इसलिए एक बार फिर आपको आगाह कर रहा हूं, करण के शिकंजे में मत फंसिएगा। कोई सुझाव देने से पहले करण नाम का जो कीड़ा कॉम्प्लेक्स तुम्हारे अंदर पल रहा है उसे बाहर निकालकर फेंक दो, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम लोगन के पांव से हमारी दहलीज का रास्ता नहीं छूटता ना। हम 10 साल तक तोहरा दस्तक सुनता रहा। जब पीठ मोड़कर हमारा दरवाजे से चले गए थे तो वापस का आया। भैया हमका माफ कर दो। ससुरा जी तो किया कि पूरा का पूरा कारतूस तोहरा शरीर में घुसेड़ता है और डंडा खत्म कर दे। जो हाथ थाम कर तुमका सहारा दिया, तो मौका तरफ उंगली दिखाया। दत्ता, हम बहुत शर्मिंदा हैं। एक पराया आदमी हमारे अंदर आपके खिलाफ जहर घोल दिया रहे। खून खालिस हो तो मुंह में जहर नहीं घुलता है, लेकिन नहीं,
तुम लोग तो अपना रगों में पानी लिए फिरते हो ना। भैया आपका साथ छूट रहा था, हम सब बहुत घबरा गए थे। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है, जरा सिचुएशन को संभाल लीजिए। दद्दा हालात बहुत खराब हो गया है। क्या हुआ हालात को? भैया ऐसा खबर सुनने में आया कि पुलिस आपको खोजने में लगा है, तो उसके गले में ये बात नहीं उतारा है कि आप उसका मुखबिरी करेगा। वो आपको गिरफ्तार करने की तैयारी में लगा है। दूसरा तरफ करण बाबू जो है वो आपको गिरफ्तारी चाहता है। वो चाहता है कि आपको जेल में मरवा डाले। ससुरा हर आदमी इत्यागी को लेकर कोई ना कोई प्लान बनाए बैठा है। जैसे हम जो कभी बम का गोला हुआ करता था फुटबॉल हो गया, जैसे इत्यागी में बारूद नहीं हवा भरा हो, जिसका जब मन आता है ससुरा टांग उठाकर किक जड़ देता है। हम तनिक शराफत का भाषा का बोलने लगे कि लोग हमरा बदमाशी का बोली भूल गया, लेकिन नहीं, बस बहुत हुआ। ये शराफत का लीला हमका रास नहीं आया। अब हमका अपना असलियत पर आना पड़ेगा। दद्दा आप फिर से? अब तुम्हारा दद्दा फिर से वही हो जाएगा जो हुआ करता था। ससुरा ये जिंदगी भी कोनो जिंदगी है कि जो आता है थूक कर चला जाता है। हम भी अपना इन्फार्मर बनने का ख्याल पर थूकता हूं। शेर शाकाहारी होकर घास का चरने लगा कि हिरन तक आकर उसे मस्खरी करने लगा। लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि हमरा जबड़ा का दांत अभी भी उतना ही नुकीला है, हमरा पंजे का नाखून अभी भी उतना ही पैना है। उन लोगों ने त्यागी की गुफा के बाहर मकड़ी का जाला लगा देखा तो समझा कि त्यागी साधु हो गया। अब हमरा दहाड़ सुनेगा तो पतलून गीला कर देगा। भैया क्या हम लोग दोबारा काम शुरू करेंगे? शुरू ही नहीं करेंगे, बहुत जोर शोर से शुरू करेंगे। हम तनक ये खबर सुनील बाबू तक पहुंचा दें कि हम अपना आत्मसमर्पण करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। तुम लोग भी जाकर अपना हथियार का धार तनिक पहना कर लो। जी। हमारी जिंदगी को त्यागी का पुराना वाला रूप ही मंजूर है। लेकिन और किसी को तो वो नामंजूर था त्यागी। हाँ जी, कहाँ कहाँ कार्ड देकर आ रहे हैं? 20-25 जगह। अरे वाह, इतनी देर में 20-25 जगह कार्ड दे भी आए, कमाल है। डार्लिंग कहीं तुम कोई ताना तो नहीं मार रही? जानती हो मैं लड़की का बाप हूं, कोई डाकिया नहीं। 20-25 जगह अपने खास आदमी को भेज दिया था। रही बात स्पेशल इनवाइटीज की, तो उन्हें खुद इनवाइट करने गया, जैसे कि करण, ऋषभ, रंजना भाभी। और लगता है लौटते वक्त मार्केट भी होते हुए आ रहे हैं। मार्केट? ये घड़ी आपने आज ही खरीदी है ना? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं शॉपिंग तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं करता हूं, और हर चीज तुम्हारी पसंद की ही पहनता हूं। तो फिर आज आपने ये अपनी कलाई पे किसके पसंद की घड़ी बांध रखी है? करण के घर गया था तो उसने मुझे ये प्रेजेंट की। जानती हो जबरदस्ती मेरी कलाई पर बांध भी दी। जबरदस्ती कलाई पे बांध भी दिया? कमाल है महेन। मुझे तो लगता है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जरा संभल के रहना। पता नहीं करण के सब खिलाफ क्यों है। महेन, करण आदमी है ही गलत। मैंने आज तक तुम्हारे किसी भी दोस्त या किसी भी दोस्ती पे एतराज किया है? नहीं किया ना? लेकिन करण की हरकतों की वजह से मुझे उस पर शक होने लगा है। वो इस तरह उसका बार बार घर पे आना, तुम्हें बेवजह लाकर तोहफे देना, इन सब के पीछे उसका जरूर कोई स्वार्थ छुपा है। कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी इज्जत करता है वो। इज्जत? महेन, जो दिल से इज्जत करता है ना, उसे इस तरह अंगूठा चूसने की जरूरत नहीं पड़ती जिस तरह करण कर रहा है। करण जो कर रहा है ना, उसे इज्जत करना नहीं बल्कि खुशामद करना कहते हैं। जानती हो एक करण ही है जिसने शादी की तैयारियों में मदद करने के लिए मुझे एक बार नहीं 100 बार कहा है। जहां तक रही बात ऋषभ की, वो ऋतु का भाई है, लेकिन उसने एक बार भी मुझे नहीं कहा। महेन, ऋषभ भी एक मल्होत्रा ही है ना। वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि महेन मल्होत्रा को इस तरह की किसी भी मदद की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वैसे जानता तो आपका ये करण भी है,
लेकिन वो आपको बोतल में उतारने के लिए ढोंग कर रहा है। बिल्कुल ऋषभ की भाषा बोल रही हो। जब मैं ऋषभ के घर गया तो वो यही राग अलाप रहा था। पता नहीं वो उसके खिलाफ इतना है क्यों, और तुम उसके खिलाफ क्यों हो शीला? ये बात मेरी समझ में तो नहीं आई। नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करो महन। मेरे पास अपनी कोई खास वजह है उसके खिलाफ होने की? नहीं है ना? लेकिन उसके पिछले दिनों के कारनामे तुम शायद भले ही भूल गए हो, मुझे सारी बातें अच्छी तरह याद हैं। जिस तरह उसने श्वेताना को पहले सर पे बिठाया और बाद में इस तरह जमीन पे पटका कि वो जेल जाते जाते रह गई। मुझे तो लगता है कि पहले इज्जत देकर बाद में बुरी तरह बेइज्जत करना उसकी रणनीति है। स्वतलाना अपनी करनी भुगत रही है शीला, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चेयरपर्सन बनने के बाद वो कितना उड़ने लगी थी। और उसे इस तरह ऊंचा उड़ने के लिए उकसाया किसने था? इसी करण ने। महन देखना, कहीं तुम्हारे पंख भी उसकी हवा के शिकार ना हो जाएं। सच कह रही हूं। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं शीला, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझ सकता हूं। आई नो इट महन, लेकिन करण बहुत ही शातिर किस्म का इंसान है। ऐसा मैं नहीं समझता। ठीक है, ऐसा तुम नहीं समझते, लेकिन ऐसा मैं समझती हूँ और इसीलिए तुम्हें आगाह कर रही हूँ। तुम्हें किसी भी खतरे से सावधान करना मेरे ख्याल से मेरा फर्ज बनता है। मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ त्यागी। क्या जो मैंने सुना है वो सच है? क्या तुमने अपना फैसला बदल लिया है त्यागी? ये फैसले के साथ हम आपके बिना नहीं रह सकता हूं शिवानी जी। तुमने अपने आप को अकेला कैसे मान लिया त्यागी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप अमेरिका जा रही हैं तो वापस भी तो आऊंगी लौटकर। कब तक? जब तक मम्मी की तबीयत का नहीं पता चल जाता मैं तुम्हें कैसे बताऊं? यानी तय नहीं है ना कि आप कब तक आएंगी, और नहीं आएंगी तो? शिवानी जी, जब आदमी बहुत दूर जाता है ना तो के लौट के आने का रास्ता आसान नहीं होता है। तो क्या तुमने मेरे जाने से पहले ही ये तय कर लिया है त्यागी कि तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे? पता नहीं काहे, लेकिन बार बार हमारा दिल करता है कि अब आप जाएंगे ना तो लौट कर नहीं आएंगे। तुम्हारा दिल ये कहता है त्यागी, या फिर तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी में जाने का दिल कर रहा है? आपके बिना ही जिंदगी से कहीं बहुत बेहतर था हमारा पहले वाला जिंदगी। शिवानी जी, हम पुलिस से मुखबरी का खतरा मोल लिया, अपने परायों के साथ दुश्मनी मोल लिया। किसकी खातिर? इसीलिए ना कि हम अपना बाकी का बचा खुचा जिंदगी आपके साथ बिता सके। और जब आप ही नहीं रहोगे तो हम तो चारों तरफ से कंगाल हो जाऊंगा। यानी तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी में ढकेलने का इल्जाम भी मेरे सर रहेगा त्यागी? जब मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ त्यागी मैं वापस आऊंगी, हर हाल में वापस आऊंगी। जब तक मम्मी की तबीयत का नतीजा नहीं पता चल जाता मैं तुम्हें कैसे तारीख बताऊं? यही मेरी एक मजबूरी है ना। तनिक हमरा मजबूरी भी समझने का कोशिश कीजिए तो। हम बहुत सच्चा बात बोलूंगा, लेकिन बहुत कड़वा। शिवानी जी, हम यहाँ बहुत बड़ा धर्म संकट में फंस जाऊंगा। कैसा धर्म संकट? माँ जी को कैंसर है ना, और ये बीमारी का नतीजा निकलता है। यानी हम यहाँ बैठकर यही दुआ करूंगा कि आप जल्दी से लौटकर हमारे पास आ जाओ। यानी अपना खुदगर्जी में हम चाहूंगा कि माता जी का नतीजा